हेलो वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरेक्टर। दोस्तों आज के इस वीडियो में डब्ल्यू वीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी समरी हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर सम एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस पोएम एंड एमसीक्यू बेस्ड ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डब्ल्यू वी येट्स एज वेल। तो दोस्तों आपकी वर्ग दो की तैयारी जोरों शोर से चल रही होगी। इसी बीच कड़ी में मैं हाजिर हूँ डब्ल्यू वी येट्स के द्वारा लिखी गई पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, यानी कि एक प्रार्थना जो अपनी बेटी के लिए लिखी गई है डब्ल्यू वी येट्स के द्वारा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ अ पोएम, एक पोएम है बाई विलियम बटलर येट्स। ओके, इट इज़ रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। अगर आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि डब्ल्यू येट्स का फुल फॉर्म क्या है तो आप क्या लिखोगे? विलियम बटलर येट्स। रिटन इन 1919। ओके, जिसको कब लिखा गया था? 1919 में लिखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड इफ़ इट अपीयर्स इन योर एग्जाम। ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिखा कब गया था और पब्लिश किया गया था, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो लिखा कब गया था? 1919 में, एंड पब्लिश्ड यानी कि इसको प्रकाशित कब किया गया था? इन 1921 इज पार्ट ऑफ हिस कलेक्शन, यानी कि जिस तरह कलेक्शन में इसको पब्लिश किया गया, यानी कि उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी थी, उस पोएम के एक कलेक्शन को नाम दिया गया था। उस कलेक्शन का नाम है माइकल रोबर्ट्स एंड द डांसर्स। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं और जो सिंगर्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, वो बहुत सारे सॉन्ग्स सिंग करते हैं, गाते हैं, और उनको एक एल्बम के तहत, है ना, अंडर एल्बम, है ना, वो उनको रिलीज़ करते हैं, उस एल्बम को नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिद्धू मूसेवाला की एक एल्बम आई थी जिसका नाम था वेट अ मिनट। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सिद्धू मूसेवाला की एक एल्बम आई थी मुस्टैप, उसके अंदर, उस एल्बम के अंदर बहुत सारे सॉन्ग रिलीज हुए थे। इसी तरीके से उनका एक कलेक्शन है जिसको नाम दिया गया था, है ना, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। इसके अंतर्गत इस पोएम को लिखा गया। ठीक है, बहुत सारी पोएम लिखी थी, उसमें से एक वन ऑफ दैम, है ना, वन ऑफ देम ये एक पोएम थी अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। द पोएम रिफ्लेक्ट्स येट्स कंसर्न्स। इस पोएम के अंदर जो डब्ल्यू येट्स का जो कंसर्न यानी कि चिंता है ना, फॉर हिज इन्फेंट डॉटर, यानी कि उसकी जो बच्ची है ना, जिसकी जो बेटी है, इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब अभी ना समझ है। ठीक है, एनी, जिसका नाम है, एनी भी कर सकते हैं प्रोनाउंस और एने भी कर सकते हो, तो एनी में प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है एनी। ठीक है, एंड हीज होप्स, उनकी जो आशा है, एंड फियर्स फॉर हर फ्यूचर, यानी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, राइट, है ना। इन अ टर्बुलेंट वर्ल्ड, इन टर्बुलेंट वर्ल्ड यानी कि खलबली से भरी दुनिया, है ना, इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्वाइटिक यानी कि चकाचौंध ये दुनिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित है कि कहीं मेरी बेटी गलत रास्ते पे नहीं चली जाए, है ना। तो पोएट जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है ना, उसके फ्यूचर को लेकर। बिलो इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इंक्लूडिंग इट्स थीम, कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आपको मैं इससे रिलेटेड, यानी कि जो थीम पोएम के अंदर होगी, है ना, कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट लिया गया है पोएम के अंदर, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी ट्राई करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमसीक्यू ऑन अ प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय डब्ल्यू येट्स। डब्ल्यू येट्स का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, विलियम बटलर येट्स। आपको याद रखने की ज़रूरत है, और आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि डब्ल्यू येट्स के द्वारा ये पोएम को कब लिखा गया था? 1919 में। ठीक है, और पब्लिश कब किया गया था? 1921 में। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है ताकि आपकी जो रिटेंशन पावर जो है वो बढ़ती रहे। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। दोस्तों मेरे को सर्दी खांसी और बुखार हो गया था, इस वजह से मैं रेगुलर अब वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता, और मुझे अभी कमेंट रिसीव हुआ है कि सर आप रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट डिले एंड फॉर माई हेल्थ एज वेल, बिकॉज आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। तो प्राइमरी थीम क्या है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर की? पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि राजनीतिक आज़ादी की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। अ फादर विशेस फॉर हिज चाइल्ड, एग्जैक्टली, एक फादर जो है अपने बच्चे के लिए, है ना, अपने बच्चे के लिए विश कर रहा है, चाहत रख रहा है कि इस तरीके का मेरा बच्चा हो। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द नेचर, इसमें प्राकृतिक सुंदरता की बिल्कुल बात नहीं कही गई है। द स्ट्रगल्स ऑफ द वॉर, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़े का संघर्ष नहीं है। तो राइट आंसर अपना बनता है अ फादर विशेस फॉर हिज चाइल्ड, यानी कि अब जो फादर है अपने बच्चे के लिए इच्छा रखता है। क्या इच्छा रखता है? कि वही सही रास्ते पे चले। ठीक है, देखो ऐसी ही बात है, अगर बच्चा पैदा हो गया तो अलग ही टेंशन। ठीक है, ये कंसर्न यानी कि चिंता की बात है, यानी कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हेन वाज अ प्रेयर फॉर माय डॉटर रिटन। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेयर फॉर माय डॉटर को कब लिखा गया? 1919, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पोएम बिगिंस विद एन इमेज ऑफ स्टॉर्म। देखो पोएम जब स्टार्ट होती है, मैंने आपको पोएम बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं किया है, समझाया नहीं है। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, अपने को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अपने को एमसीक्यू ट्राई करना है, समरी उसको ध्यान में रखना है कि पोएम की समरी क्या है, एंड देन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द राइटर। ठीक है, पोएट,
उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नॉलेज रखना है। इसी से आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाती है, ठीक है। यानी कि बिना किसी काम के झमेले में नहीं पढ़ना है, अपनों को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है ना। तो द पोएम बिगिंस विद इन इमेज ऑफ स्टॉर्म, यानी कि एक स्टॉर्म के इमेज है ना वहाँ, यानी कि एक बहुत बड़ा यानी कि तूफान वगैरह है ना, उससे स्टार्ट होता है। उसमें एक सिंबलाइज किया गया है तूफान को। व्हाट डज द स्टॉर्म सिंबलाइज, देखो तो ये संकेत क्या देता है, स्टॉर्म क्या संकेत देता है। नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा बिल्कुल भी नहीं। प्राकृतिक आपदा यानी कि प्रकृति की तो बिल्कुल बात ही नहीं की है पोएट ने। पोएट माने W.B. येट्स ने, ठीक है। द पोइट्स इनर टर्मोइल, यानी कि पोइट का जो आंतरिक है ना, आंतरिक अंदर उसके मन के अंदर खलबली मच रही, टर्मोइल माने खलबली। एंड द वर्ल्ड्स कैओस, यानी कि दुनिया के अंदर जो है ना चकाचौंध है ना, उसको लेकर सिंबलाइज यानी कि संकेत दे रहा है। स्टॉर्म मतलब वही तूफान। तूफान किसका, मन के अंदर जो खलबली चल रही है, दुनिया के अंदर जो चकाचौंध है ना, उसको सिंबलाइज, उसका सांकेतिक रूप है क्या, अ मेटाफॉर हैप्पीनेस, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि यहाँ पे खुशी की बिल्कुल बात नहीं होती है। अ रिलीजियस प्रोफेसी, रिलीजियस धार्मिक जो होता है ना, आकाशवाणी होती है ना, आकाशवाणी पहले आपको पता है कि कंस मामा को है ना एक आकाशवाणी के जरिए है ना ये बोला जाता है कि है ना तेरा जो यानी कि तेरी जो मृत्यु लिखी है वो किसके हाथों लिखी, कृष्ण के हाथों लिखी है ना। वैसा कुछ भी नहीं था ऐसा है ना, प्रोफेसी वाला कोई भी मैटर नहीं है। इसका राइट आंसर है कि पोएट के अंदर जो मन के अंदर खलबली मची है ना, उसको सिंबलाइज यानी कि उसका संकेत सांकेतिक रूप है। द पोएट्स इनर टर्मोइल एंड द वर्ड्स कैओस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु इज येट्स डॉटर, तो येट्स की डॉटर कौन है, फॉर हुम दिस पोएम इज रिटन, और किसके लिए पोएम लिखी गई है, ठीक है। तो एने, मॉड, एलिजाबेथ, मार्गरेट। तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए एनी, है ना, या तो एनी प्रोनाउंस करो या एने, ठीक है, दोनों आप प्रोनाउंस कर सकते हो, है ना, एज पर योर चॉइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनता है वो ए है, एन है, ठीक है। व्हाट इज येट्स मैन कंसर्न फॉर हिज डॉटर, तो येट्स का जो मूल रूप से जो चिंता का विषय है उसकी बेटी के लिए वो क्या है, हर वेल्थ यानी कि उसकी संपत्ति, हर ब्यूटी उसकी सुंदरता, हर कैरेक्टर एंड हैप्पीनेस यानी कि उसका चरित्र और खुशी, हर एबिलिटी टू फाइट यानी कि उसकी जो योग्यता है ना, लड़ने की योग्यता को लेकर वो चिंतित है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका राइट आंसर बनता है हर कैरेक्टर एंड हैप्पीनेस, यानी उसके चरित्र और खुशी को लेकर। आपको बताया कि पिता का कंसर्न क्या होता है कि अपनी बेटी का चरित्र बिगड़े ना, ठीक है, और हमेशा वो खुश रहे, यही चाहता पिता, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो, इन द पोएम येट्स एक्सप्रेसेस अ विश दैट हिज डॉटर शुड अवॉइड एक्सेसिव। देखो, इन पोएम के अंदर येट्स क्या एक्सप्रेस यानी कि क्या एक्सप्रेस करता है, विश माने इच्छा, क्या इच्छा एक्सप्रेस करता है, दैट हिज डॉटर शुड अवॉइड, कि उसकी बेटी को ये चीज़ें टालना चाहिए। एक्सेसिव यानी कि भारी मात्रा में जो होता है ना उसको टालना चाहिए। क्या, इंटेलिजेंस, है ना, एक्सेसिव मतलब कि भारी मात्रा में, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। एक्सेसिव माने प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में किसको टालना चाहिए, इंटेलिजेंस, नहीं, इंटेलिजेंस, ब्यूटी इज द राइट आंसर, स्ट्रेंथ एंड मनी। देखो, इंटेलिजेंस यानी कि आपके अंदर अगर है ना ज़्यादा नॉलेज आता है ना, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होशियार होते हो तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूटी को यहाँ पे येट्स ने बोला है कि ज़्यादा ब्यूटी सही नहीं है, यानी ज़्यादा सुंदरता सही नहीं है, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी, है ना, जो आपके अंदर क्या करेगी, यानी कि घमंड, है ना, और अकड़ पैदा करेगी। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, टालना चाहिए। किसने कहा, ये W.B. येट्स ने, कि अपनी मेरी बेटी जो है, मेरी डॉटर है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आई, क्या नहीं आए, ब्यूटी नहीं आए, क्या नहीं है, सुंदरता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज येट्स विश हिज डॉटर नॉट टू बी एक्सेसिवली ब्यूटीफुल। तो वाई डज येट्स विश, है ना, वाई डज येट्स विश, क्यों जो येट्स है, W.B. येट्स पोएट जो हैं वो क्यों इच्छा करते हैं कि उनकी जो डॉटर है नॉट टू बी एक्सेसिवली ब्यूटीफुल, कि उनकी बेटी अत्यधिक, है ना, सुंदर ना हो, ये ऐसी इच्छा क्यों करते हैं कि इट मे लीड टू वैनिटी एंड मिसफॉर्चून। अगर ज़्यादा मात्रा में, है ना, अत्यधिक ब्यूटीफुल होगी उनकी बेटी तो ये वैनिटी और मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य और विडंबना जो है ना की तरफ बढ़ेगी, है ना। अगर ज़्यादा ब्यूटी होगी तो विडंबना आएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, है ना, और मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, है ना, दुर्भाग्य होगा। तो ये W.B. येट्स सोचते हैं, ठीक है, अपन तो नहीं सोचते। ही बिलीव्स द ब्यूटी इज़ मीनिंगलेस, है ना, तो W.B. येट्स का विश्वास ये है कि ब्यूटी जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। ही वॉन्ट्स हर टू फोकस ऑन स्टडीज़, W.B. येट्स चाहते हैं कि वो, है ना, स्टडीज़ यानी पढ़ाई पे ध्यान दे। ही फियर्स शी विल बी टू फेमस, और वो
डब्ल्यू इट्स थोड़ा डरे हुए हैं कि वो ज़्यादा फेमस हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी तो देखो ध्यान लगाओ, इसका राइट आंसर, इट मे लीड टू वैनिटी एंड मिसफॉर्चून। अगर ज़्यादा सुंदरता आ गई तो ये विडम्बना और थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ज़्यादा ब्यूटीफुल होना भी है ना विडम्बना का विषय हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि बेटी जो है उनकी गलत कैरेक्टर पकड़ सकती है, इसीलिए डब्ल्यू इट्स चिंतित है, ठीक है, ये डब्ल्यू इट्स सोचते हैं, अपन नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। अब 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट क्वालिटी डज यीट होप हीज डॉटर विल डेवलप, है ना, तो कौन सी जो गुण है ना, यीट आशा करते हैं कि उनकी बेटी के अंदर डेवलप यानी कि विकसित होंगे, है ना। तो हेटरेड मतलब नफरत, पॉलिटिकल एम्बिशन यानी कि राजनीतिक जो आकांक्षाएं, काइंडनेस एंड कर्टिसी, है ना, तो काइंडनेस यानी कि दयालुता और कर्टिसी यानी विनम्रता, रिबेलियसनेस यानी कि विद्रोहतापन, ना विद्रोहपन तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आंसर हो सकता है। तो यीट्स जो है, डब्ल्यू ईट्स पोएट जो है, वो ये आशा करते हैं उनकी बेटी के अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप हो, है ना, तो वो होगा राइट आंसर दयालुता और विनम्रता, ठीक है, इज द राइट आंसर, काइंडनेस एंड कर्टिसी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का या लहजा क्या है, लहजा, टोन माने लहजा, किस तरीके के लहजे की बात करते हैं पोएम के अंदर डब्ल्यू ईट्स, है ना। एंग्री एंड रिसेंटफुल यानी कि गुस्सा और पछतावा नहीं, होपफुल एंड रिफ्लेक्टिव यानी कि आशावादी और थोड़ा रिफ्लेक्टिव यानी कि जो चीज़ कही गई है पोएट के द्वारा उसको लेकर हम सोचें, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सटारिकल एंड ह्यूमरस यानी कि व्यंग्यता और थोड़ा हास्यपद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिफरेंट एंड पैसिव, ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। तो इसका जो लहजा है पोएम का वो है आशावादी, है, आशा, होपफुल होना और रिफ्लेक्टिव, जो कहा गया उसको समझे, अपने मन के अंदर उतारे, अपने जीवन के अंदर उतारे और समझे और आगे बढ़े, ठीक है, अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर बने अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, विच क्वालिटी डज यीट्स क्रिटिसाइज इन द पोएम, कौन सी क्वालिटी है जो डब्ल्यू ईट्स यानी कि पोएट जो हैं वो आलोचना करते हैं पोएम के अंदर। ह्यूमिलिटी यानी कि शोषणता, प्राइड एंड एरोगेंस यानी घमंड और अकड़, लव एंड अफेक्शन प्यार और लगाव, एंड सिंप्लिसिटी यानी सरलता। तो दोस्तों आपको पता है कि क्वालिटी जिसकी आलोचना करते हैं पोएम के अंदर डब्ल्यू बी येट्स, उसका वो है प्राइड एंड एरोगेंस, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात भी करी थी, है ना, घमंड और अकड़, प्राइड एंड एरोगेंस, जो कि ब्यूटी यानी कि एक्सेसिव ब्यूटी यानी कि अत्यधिक सुंदरता आने के बाद हो जाती है ना। प्राइड यानी कि आपको अगर 10, वो बात कहते हैं अंधों में खाना राजा वाली बात, है ना, 10 लोगों के बीच में आप खूबसूरत है, अच्छी हाइट है, अच्छी बॉडी है ना, तो आपको लगता है कि आई एम एवरीथिंग, ओके, आई एम देयर इज नथिंग लाइक, देयर इज नो वन मोर देन मी, ओके, यानी मेरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मी, ओके, उनको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है ना, अकड़ आती है, घमंड आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैं आपको समझा ही रहा हूँ, आपको अपने दिमाग के अंदर घुसाते रहना है इन चीज़ों को, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। यीट्स रिफर्स टू हेलेन ऑफ ट्रॉय, देखो ध्यान लगाना, डब्ल्यू बी यीट्स ने पोएम लिखी, उसके अंदर जिक्र हुआ हेलेन ऑफ ट्रॉय का। इन द पोएम व्हाट डज शी सिंबलाइज, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हेलेन ऑफ ट्रॉय क्या है। हेलेन ऑफ ट्रॉय एक मैथोलॉजी यानी कि देवी शक्तियाँ, जादू, है ना, इनका प्रयोग जो है यूरोपियन राइटर्स बहुत करते थे, ठीक है, अपने राइटिंग स्टाइल में, ठीक है, यानी कि कोई भी एक जानवर है उसको इंसान बना दिया, इंसान है उसको जानवर बना दिया, चलते चलते को गधा बना दिया, घोड़ा बना दिया, ठीक है। इस तरीके के जादू और देवी शक्तियों का प्रयोग राइटिंग स्टाइल में प्रयोग किया जाता था यूरोपियन राइटर्स के द्वारा, ठीक है। तो एक हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है पोएम के अंदर बताया गया, वो क्या संकेत देता है, सिंबलाइज क्या करता है, इंटेलिजेंस यानी होशियारी, द डेंजर ऑफ द एक्सेसिबिलिटी यानी कि खतरा, अगर अत्यधिक आपके पास सुंदरता आ जाती है तो खतरा पे संकेत देता है ना। अ पीसफुल लाइफ, एक शांति, है ना, शांतिमय जीवन, या रिबेलियन, है ना। तो इसका राइट आंसर है द डेंजर ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है किसका संकेत दे रहा है कि अगर आपके पास अत्यधिक ब्यूटी है, अत्यधिक सुंदरता आ जाती है तो वो खतरा है, ठीक है। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय याद रखोगे, इसका डायरेक्ट जो संकेत है वो है कि खतरा किसका, एक्सेसिबिलिटी यानी कि अत्यधिक सुंदरता का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यीट्स कॉन्ट्रास्ट हिज डॉटर विथ विच मैथोलॉजिकल फिगर, तो ध्यान लगाना, यीट्स अपनी बेटी को किस मैथोलॉजिकल फिगर यानी कि देवी शक्तियाँ का जो कैरेक्टर लिखते थे, है ना, यूरोपियन राइटर्स, है ना, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं डब्ल्यू बी येट्स, है ना। तो मैथोलॉजिकल फिगर कौन सा यूज़ किया, कौन सा, है ना, तो देखो एथेना, हेलेन ऑफ ट्रॉय, एफ्रोडाइट, है ना, या पर्सिफोन, ठीक है, पर्सिफोन। देखो ध्यान लगाओ, इसका राइट आंसर ने हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसके बारे में अभी रिसेंटली अपनों ने बात करी थी, है ना, इसका
कॉन्ट्रास्ट किसके साथ रखते हैं, अपनी डॉटर के साथ, है ना। माइथोलॉजिकल फिगर है, कौन सा माइथोलॉजिकल फिगर है, हेलेन ऑफ ट्रॉय। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो पोएम के अंदर रेफरेंस लिया गया है हिस्टोरिकल फिगर, जिसको जाना जाता है उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता और ट्रैजिक फैट, यानी कि ट्रैजिक माने दुखंत, है ना, और फैट माने किस्मत, ठीक है। तो दुखंत किस्मत भी माना जाता है, ठीक है, उसकी ब्यूटी और दुखंत किस्मत के लिए। तो उस कैरेक्टर का हिस्टोरिकल, उस कैरेक्टर का नाम क्या है, मॉड गोने, एलिजाबेथ, क्लियोपाट्रा, एने बोलीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मॉड गोने, ठीक है। मॉड गोने आपको याद रखना है, जिसको अपनी सुंदरता और दुखंत, है ना, किस्मत के लिए इस पोएम के अंदर यूज़ किया गया है, जो कि एक हिस्टोरिकल फिगर यानी कि ऐतिहासिक कैरेक्टर है ना, जिसको इस पोएम के अंदर यूज़ किया गया है, जो बहुत सुंदर थी। लेकिन प्रॉब्लम हो गई इसके साथ, है ना, जैसे कि पोइट बात करते हैं कि मेरी बेटी अगर सुंदर हो जाएगी तो उसमें घमंड आ जाएगा, है ना, उसमें अकड़ आ जाएगी, है ना, इस तरीके की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, व्हाट डज यीट्स मीन बाय रेडिकल इनोसेंस, है ना। तो यीट्स का क्या मतलब है रेडिकल इनोसेंस को लेकर। रेडिकल इनोसेंस यानी कि ये इनोसेंस मतलब क्या, मासूमियत, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी थिंकिंग, है ना, कि एक विद्रोह, है ना, जिसके बारे में बदलाव की बात करती है, बदलाव वाली सोच के बारे में, मतलब इसका प्योरिटी एंड विजडम कंबाइंड। प्योरिटी मतलब पवित्रता और बुद्धि का कॉम्बिनेशन। इग्नोरेंस ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की अज्ञानता, और रिबेलियस नेचर नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्योरिटी एंड विजडम कंबाइंड, ठीक है, पवित्रता और बुद्धि का जोड़, ठीक है। तो पोएट का मतलब ये है रेडिकल रिनोसेंस का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, हाउ डज यीट्स बिलीव हिज डॉटर कैन अचीव हैप्पीनेस। तो देखो यीट्स क्या विश्वास करते हैं कि उनकी बेटी जो है कैसे उसको खुशी मिल सकती, कैसे अचीव कर सकती है हैप्पीनेस को, बाय गेनिंग पॉलिटिकल पावर, कि उसको अगर राजनीतिक पावर मिल जाती है तो वो खुशी, उसको हैप्पीनेस मिल जाएगी। बाय हैविंग मटेरियल वेल्थ, यानी कि उसको कोई संपत्ति मिल जाए तो वो खुश हो जाएगी। बाय डेवलपिंग विजडम एंड इनर पीस, यानी कि उसके बुद्धि और आंतरिक शांति का विकास होगा तो उसको खुशी मिलेगी। बाय मूविंग टू अनदर कंट्री, या किसी और कंट्री चली जाएगी तो उसको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। इसका राइट आंसर आपको भी पता है, बाय डेवलपिंग विजडम एंड इनर पीस। अगर ये होंगे तो उनको खुशी मिलेगी, किसको, W.B. यीट्स की बेटी को, यानी कि उसका नाम क्या है, एनी, ठीक है, एने नाम है, एने या एनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, व्हाट डज यीट्स विश फॉर हिज डॉटर इन टर्म्स ऑफ लव। तो यीट्स जो है क्या इच्छा रखते हैं अपनी बेटी के लिए, है ना, प्यार के रूप में, ठीक है। तो दैट शी मैरिज समवन फेमस, कि वो किसी के लिए, कि उनकी बेटी जो है वो किसी एक फेमस आदमी से शादी कर ले। दैट शी फाइंड्स स्टेबल फेथफुल लव, कि उनकी बेटी जो है ना, एक स्थिर और विश्वास करने लायक, है ना, जो आदमी है ना, उसको उससे प्यार हो जाए, ठीक है। दैट शी एक्सपीरियंसेस हार्ट ब्रेक, कि उसको अनुभव हो, है ना, कि ब्रेकअप हो जाए उसका। एंड क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी देखो, दैट शी नेवर फॉल्स इन लव, कि उसको कभी भी प्यार ना हो। देखो ध्यान लगाओ, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते W. यीट्स की उनकी बेटी को अभी प्यार ना हो। वो चाहते हैं प्यार तो हो, लेकिन उनको एक स्थिर और विश्वास लायक जो प्यार मिले, है ना, उनकी बेटी को, वो ये चाहते हैं। तो उसका राइट आंसर है दैट शी फाइंड्स स्टेबल एंड फेथफुल लव। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 हो गया, 17 की तरफ। व्हाट डज द ग्रेट हाउस सिंबलाइज इन द पोएम। पोएट के अंदर, है ना, पोएम के अंदर ग्रेट हाउस क्या संकेत देता है। सोशल स्टेटस, अ सिक्योर एंड पीसफुल होम, अ हॉन्टेड मैंशन, अ सिंबल ऑफ डीके। देखो देखो इसका राइट आंसर मेरे को पता है, अ सिक्योर एंड पीसफुल होम, ठीक है। सोशल स्टेटस की बिल्कुल बात नहीं करते हैं यहाँ पे पोएट जो है अपनी पोएम के अंदर, ठीक है। ग्रेट हाउस का मतलब ये है सिक्योर एंड पीसफुल होम, कि एक बिल्कुल, है ना, सुरक्षित और शांतिमय घर हो। इसका मतलब ये है ग्रेट हाउस का मतलब, ठीक है, पोएम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन द पोएम। कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया। आपको पता है कि एक पोएम को लिखने में लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया ही जाता है। विदाउट यूजिंग लिटरेरी डिवाइस हाउ कैन वी राइट अ ग्रेट पोएम, ठीक है। तो एक अच्छी पोएम लिखने के लिए लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग करना ही है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सी भी कॉमनली सबसे ज़्यादा सामान्यतः यूज़ किया गया लिटरेरी डिवाइस, सटायर, आयरनी, सिम्बोलिज्म, हाइपरबोल। देखो सटायर तो व्यंग है ना, आयरनी मतलब विडम्बना, सिम्बोलिज्म यानी सांकेतिक रूप शब्दों का प्रयोग किया गया। हाइपरबोल समझाने के लिए मेरे को आपको अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान लगाओ, इसमें सबसे ज़्यादा सामान्यतः जो पोएम के अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो सिम्बोलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज यीट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हैट्रेड इन द पोएम। देखो मैं अभी आपको बता दूं कि सिम्बोलिज्म यहाँ पे कौन सा यूज़ है। एक तो हेलेन ऑफ ट्रॉय, है ना, जो कि माइथोलॉजिकल फिगर है ना, देवी शक्तियों का, है ना, जिसमें आपको पता है कि उनकी बेटी को कॉन्ट्रास्ट के रूप में, है ना, यूज़ किया गया कि हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी, है ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और उसको एरोगेंट और प्राइड, है ना, बहुत ज़्यादा था, है ना। तो इसी तरीके का वो सिम्बोलिज्म यूज़ किया गया है। देखो ध्यान लगाओ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं वापस।
व्हाट इज येट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हैट्रेड इन द पोएम। जो येट्स का जो एटीट्यूड है ना, अप्रोच है, वो जो टुवर्ड्स हैट्रेड यानी कि नफरत की तरफ, वो पोएम के अंदर कैसी है। ही एंकरेजेस इट यानी कि वो नफरत को बढ़ावा देते, ही वॉन्स अगेंस्ट इट यानी कि वो चेतावनी देते हैं कि इससे थोड़ा दूर रहें। ही इज़ इनडिफरेंट यानी कि उनको कोई मतलब नहीं है। ही बिलीव्स इट इज़ नेसेसरी और वो विश्वास करते हैं कि हैट्रेड यानी कि नफरत होना ज़रूरी है। तो वो ध्यान लगाओ, डब्ल्यू बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता हो, वो हमेशा चेतावनी देते हैं कि हैट्रेड यानी कि नफरत से दूर रहे। ही वॉन्स यानी कि चेतावनी देते हैं अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। व्हाट डज येट्स मीन बाय कस्टम एंड सेरेमनी। पोएम के अंदर देखो, ध्यान लगाओ, कस्टम एंड सेरेमनी वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या है डब्ल्यू येट्स के द्वारा। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यानी कि जो पारंपरिक जो संस्कार है उनका इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वता। द नीड फॉर स्ट्रिक्ट रूल्स है ना, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए है ना, उसकी आवश्यकता। द रिजेक्शन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि खारिज कर देना चाहिए जितने भी पुराने परंपरा हैं। अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न रिबेलियन है ना, कि एक रूप है ना जो मॉडर्न यानी कि अभी है ना हाल ट्रेंडिंग जो रिबेलियन है। रिबेलियन मतलब कि वही विद्रोह था। ठीक है, उसका मतलब ये है, देखो ध्यान लगाओ, इसका राइट आंसर है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यानी कि पारंपरिक जो संस्कार है ना, उनकी इम्पोर्टेंस यानी कि उनकी महत्वता। ठीक है, कस्टम एंड सेरेमनी का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। विच पोएटिक फॉर्म इज़ अ प्रेयर फॉर माई डॉटर रिटन इन। कौन सा पोएटिक फॉर्म लिखा गया है, किस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर को। सोनेट, लैरिक पोएट्री, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स। ध्यान लगाओ, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि अ प्रेयर फॉर माई डॉटर पोएम जो है, इसको कौन सी पोएटिक स्टाइल, कौन सी पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है, तो वो है लैरिक पोएट्री। क्या है, लैरिक पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट डज द फ्रेज अ फ्लॉरिशिंग हिडन ट्री सिंबलाइज। तो पोएम के अंदर एक वर्ड है ना, लाइन के अंदर ये वर्ड्स हैं कि अ फ्लॉरिशिंग हिडन ट्री। फ्लॉरिशिंग मतलब नया पेड़ जो है ना खिलता है ना, जिसके अंदर फूल आते हैं, फल आते हैं, तो फ्लॉरिश हो रहा है। हिडन ट्री है वरना कि छुपा स्तंभ। ठीक है, तो छुपा हुआ ट्री, तो वो क्या सिंबल, क्या संकेत देता है। सीक्रेट लव अफेयर्स यानी कि सीक्रेट लव अफेयर्स आपको पता ही है ना। स्ट्रेंथ, ग्रो एंड इनर स्टेबिलिटी। लॉस्ट पैराडाइज यानी कि लॉस्ट पैराडाइज क्या होता है, जो गुम हो चुका है स्वर्ग है ना वो। अ डाइंग सिविलाइजेशन यानी कि एक जो मानवता है ना, जो होती ना मैनकाइंड, वो अब ख़त्म हो रहा है ना। सिविलाइजेशन यानी कि आपको पता है मोहनजोदाड़ो का एक सिविलाइजेशन था, वो पूरा ख़त्म हो गया, उसको खुदाई की थी है ना। तो अपने को क्या जान पड़ता है कि वहाँ पे पहले एक ज़माने में लोग रहते थे कॉलोनी बना के। ठीक है, तो ऐसी ही सिविलाइजेशन की यानी कि हमें सिंबलाइज यानी कि संकेत रूप दे रहा है क्या, नहीं। इस पोएम के अंदर इस फ्रेज यानी कि इस फ्रेज का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ, ग्रोथ एंड इनर स्टेबिलिटी यानी कि मजबूती है ना, ताकत, ग्रोथ यानी कि बढ़ावा। ठीक है ना, एंड इनर स्टेबिलिटी यानी मन की शांति। ठीक है, मन की शांति को सिंबलाइज यानी कि संकेत देता है अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज द पोएट होप हिज डॉटर विल अवॉइड। तो पोएट क्या होप, क्या आशा करते हैं कि उनकी डॉटर क्या अवॉइड यानी कि क्या टाले। विजडम, बुद्धि को कभी नहीं टाले है ना, ये तो कभी नहीं जाएंगे। लाउड ओपिनियंस एंड स्ट्रॉन्ग हैट्रेड यानी कि लाउड ओपिनियंस, लोग चिल्ला चिल्ला के अपने ओपिनियंस देते हैं, थोपते हैं दूसरों के ऊपर। और स्ट्रॉन्ग हैट्रेड यानी कि नफरत है ना, गहरी नफरत। अ पीसफुल लाइफ देखो ध्यान लगाओ, शांति की शांतिमय जीवन को कभी भी वो अवॉइड करना नहीं चाहेंगे कि अपनी डॉटर से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो अगर शांतिमय है ना जीवन अगर जी रही है, तो वो ये नहीं चाहेंगे उनके जीवन में खलबली मचे है ना, डॉटर के जीवन में खलबली मचे। एजुकेशन यानी शिक्षा। तो ध्यान लगाओ, अपनी बेटी से वो क्या आशा करते हैं कि वो अवॉइड यानी कि टाले, वो है लाउड ओपिनियंस यानी कि जो है ना लोगों की राय चिल्ला के दूसरों को थोपते हैं है ना, उसको टाले। और स्ट्रॉन्ग हैट यानी गहरी नफरत को टाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोएट्स फाइनल विश फॉर हिज डॉटर। तो फाइनल विश क्या है डॉटर के लिए है ना, फाइनल विश यानी कि आखिरी इच्छा क्या है अपनी डॉटर के लिए। दैट शी इनहेरिट्स वेल्थ, कि वो है ना बहुत सारी संपत्ति है ना मतलब प्राप्त करे। दैट शी लीड्स अ रिबेलियस लाइफ है ना, कि एक विद्रोह भरी पूरी ज़िंदगी जिए। दैट शी फाइंड्स पीस इन लव एंड सिक्योर होम, कि उसके जीवन में उसे क्या मिले, पीस, शांति मिले। इन लव एंड सिक्योर होम है ना, सुरक्षित घर में है ना और प्यार में उसे शांति मिले। दैट शी बिकम्स फेमस, और वो फेमस हो जाए। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं डब्ल्यू हिट्स कि उनकी बेटी फेमस हो जाए, क्योंकि फेमस हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कभी भी नहीं चाहते अपनी डॉटर फेमस हो जाए। तो इसका राइट आंसर है दैट शी फाइंड्स पीस इन लव एंड सिक्योर होम। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मैसेज डज
यीट्स अल्टीमेटली कन्वे इन हिज पोएम, ठीक है। तो यीट्स अपनी पोएम के अंदर अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार है ना लास्ट में क्या संदेश देते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बिल्कुल बात नहीं करते। द डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी, लव एंड इनर पीस इन कैओटिक वर्ल्ड, यानी कि खलबली भरी इस दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में वो मतलब स्थिरता चाहते हैं, लव चाहते हैं, इनर पीस यानी कि मन की शांति चाहते हैं। तो इज़ द राइट आंसर सी, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखो सी ऑप्शन क्या था, द नेसेसिटी ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी, ये भी नहीं बिल्कुल नहीं चाहते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द डिजायर फॉर स्टेबिलिटी, लव एंड इनर पीस इन कैओटिक वर्ल्ड। तो दिस इज एमसीक्यूज है ना। तो दिस आर द एमसीक्यूज दैट वी हैव डन। अब हम लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डब्ल्यू ईट्स के एमसीक्यू बेस्ड ट्राई कर लेते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, ओके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डब्ल्यू ईट्स के भी एमसीक्यू लेकर आऊँगा, तो वैसा मैंने आपके लिए किया। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज डब्ल्यू ईट्स बॉर्न, डब्ल्यू ईट्स कब पैदा हुए थे? 1865, 1875, 1880, 1890। तो राइट आंसर है इसका 1865, जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में आ सकता है कि डब्ल्यू ईट्स कब पैदा हुए थे, बॉर्न कब हुए थे, 1865। इन विच कंट्री वॉज डब्ल्यू ईट्स बॉर्न, कौन सी कंट्री में पैदा हुए थे? आयरलैंड, क्या नाम है? आयरलैंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच मूवमेंट वॉज ईट्स एसोसिएटेड विथ, तो डब्ल्यू ईट्स कौन से मूवमेंट, कौन से आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म, सिम्बॉलिज्म। तो राइट आंसर है मॉडर्निज्म, ठीक है। मॉडर्निज्म इज द राइट आंसर, जिसके साथ वो है ना एसोसिएट जुड़े हुए थे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ यीट्स फेमस लव इंटरेस्ट हु इन्फ्लुएंस्ड हिज पोएट्री, तो क्या नाम है उसका डब्ल्यू यीट्स की फेमस लव है ना इंटरेस्ट है ना, जिसने उनको बहुत ज़्यादा उनकी पोएट्री को प्रभावित किया? वर्जिना वुल्फ, एमिली ब्रॉन्ट, मॉड गॉने और सिविलिया है ना, सैल्विया प्लेथ है ना, सैल्विया प्लेथ। तो इसका राइट आंसर है मॉड गॉने, जिसका मैंने आपको पोएम के अंदर बताया मॉड गॉने, ठीक है। मॉड गॉने जो है ना उनकी जो पोइट्री में भी जिक्र किया गया है, पोइट्री कौन सी है? डॉटर फॉर है ना, प्रेयर फॉर माई डॉटर, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ठीक है। तो इस पोएम के अंदर भी मॉड गॉने का जिक्र किया गया है पोएम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज इज अ फेमस प्ले बाय डब्ल्यू ईट्स, कौन सी फेमस प्ले है डब्ल्यू ईट्स के द्वारा? द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट, द काउंटेस कैथलीन, वेडिंग फॉर गॉडॉट, अ डॉल्स हाउस। तो ध्यान लगाओ उनकी फेमस जो प्ले है ना, जो नाटक है वो कौन सा है? द काउंटेस कैथलीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, व्हाट मेजर प्राइज डिड यीट्स विन इन 1923, कौन सा सबसे बड़ा प्राइज उन्होंने जीता 1923 में? बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पुलित्जर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। देखो ध्यान लगाओ, ये लिटरेचर में दिए जाने वाले सारे के सारे प्राइजेस आपको दे रखे हैं है ना, उनमें से उन्होंने जो सबसे बड़ा प्राइज जीता था 1923 में वो था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज अ फेमस पोएम बाय यीट्स, कौन सी पोएम जो है फेमस है यीट्स के द्वारा है ना, यीट्स ने लिखी वो? द वेस्ट लैंड, द सेकंड कमिंग और टुनाइट एंगल, द रोड नॉट टेकन। ध्यान लगाओ, द सेकंड कमिंग इज द फेमस वन विच इज रिटन बाय यीट्स, ओके, द सेकंड कमिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, विच थीम या व्हाट थीम इज अ कॉमन इन यीट्स पोएट्री, कौन सी थीम जो है पोएम डब्ल्यू ईट्स सबसे ज़्यादा सामान्यतः यूज़ करते हैं अपनी पोएट्री में? साइंस फिक्शन, आयरिश नेशनलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, कॉमेडी एंड सटायर, स्पेन एंड एक्सप्लोरेशन। तो ध्यान लगाओ, पोएट जो है डब्ल्यू ईट्स अपनी पोएट्री के अंदर सामान्यतः कौन सा थीम यूज़ करते हैं? आयरिश नेशनलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट वाज यीट्स रोल इन आयरिश पॉलिटिक्स, तो यीट्स का जो रोल था है ना आयरिश पॉलिटिक्स के अंदर क्या था? प्राइम मिनिस्टर थे वो, सेनेटर थे, प्रेसिडेंट थे, मिलिट्री जनरल थे। तो इसका राइट आंसर है वो सेनेटर थे, ठीक है। तो यीट्स का जो रोल यानी कि भूमिका थी वो किसकी थी? सेनेटर की थी आयरिश पॉलिटिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड डब्ल्यू ईट्स पास अवे है ना, व्हेन डिड डब्ल्यू ईट्स पास अवे, तो डब्ल्यू ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स कब है ना स्वर्ग सिधार गए थे? 1920, 1939, 1945, 1952। तो राइट आंसर है 1939, विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय यू है ना, टू कीप इन माइंड है ना, टू गिव अ गुड आंसर इन द एग्जाम, ओके। दोस्तों इस तरीके से आपके लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डब्ल्यू ईट्स के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके एमसीक्यूज लाता क्या रहूँगा, अब डेली में आपके एमसीक्यूज के वीडियोज़ बना के डालता रहूँगा, ओके। सो बी ट्यून्ड विथ मी टिल यू आर सेलेक्टेड इन द एग्जाम।